हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम कर रहे हैं इनोवेटिव साइंस ग्रेड 8 फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारी बुक का लेसन नंबर 12, दैट इज हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स कि आप लेसन के लास्ट तक क्या क्या पढ़ने वाले हो। दैट इज हाउ डू वी एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग, what are the different types of interaction among organisms and their surrounding, who eats whom, what happen to waste in nature, how does one change leads to another, how do interaction help keep ecosystem in balance, and what are the benefits of an ecosystem। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको एनिमल्स दिए गए हैं, उनके हैबिटेट्स के ऑप्शन दिए गए हैं और रीजन पूछा है। जस्ट लाइक आपको बताना है कैमल कहाँ सुटेबल है, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में या ओशन में। ऑफ कोर्स इट्स बेस्ट सुटेबल इन डेजर्ट। आपको रीजन देना है कि वो हैबिटेट उसके लिए सुटेबल क्यों है, तो आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ in the region of Odisha, Jharkhand and West Bengal, Assam and Chhattisgarh, elephants often wander into farmlands and nearby villages। इन जगहों पे आपको आसानी से एलिफेंट्स नजर आ जाएंगे, या तो फार्मलैंड्स में या फिर विलेजेस में। This generally happens when their natural habitats do not have enough food for vegetation। और ये कब होता है? जब उनके नेचुरल हैबिटेट में उतना खाना अवेलेबल ना हो जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सके। इन सर्च ऑफ फूड सच एज बनाना एंड शुगर केन समटाइम्स एंटर एग्रीकल्चर फील्ड्स। और कई बार वो अपने खाने की तलाश में, जैसे कि वो क्या खाते हैं, या तो बनानास खाते हैं या फिर शुगर केन खाते हैं, वो आपके एग्रीकल्चरल फील्ड्स में भी आ जाते हैं। दिस कैन कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स एंड टाइम्स लीड्स टू द हार्म फॉर बोथ पीपल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। और इस वजह से कई बार आपकी क्रॉप्स खराब हो जाती है या फिर आपके ह्यूमन लाइफ को डैमेज हो सकता है, इवन डोमेस्टिक एनिमल्स को भी डैमेज हो सकता है। Changes in weather condition, including variation in rainfall and temperature, also affect plant growth। अब आपके वेदर कंडीशन में अगर चेंजेस आएंगे, जैसे कि रेनफॉल पैटर्न्स में या फिर आपके टेम्परेचर में कोई भी चेंज होगा, उसकी वजह से भी आपकी प्लांट ग्रोथ अफेक्ट होगी। दिस सिचुएशन बिकम वर्स व्हेन ट्रीज आर कट डाउन टू मेक स्पेस फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। और ये और ज्यादा वर्स कंडीशन बन जाएगी जब आप पेड़ को ही काट दोगे। क्यों? क्योंकि आपको रोड्स बनानी है, आपको बिल्डिंग्स बनानी है। एज अ रिजल्ट फॉरेस्ट श्रिंक एंड ड्राई अप। तो आपके फॉरेस्ट क्या होंगे? सिकुड़ जाएंगे और सूख जाएंगे, मेकिंग देम लेस कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द एनिमल्स दैट लिव देयर। और उससे क्या होगा, जो उन फॉरेस्ट के अंदर जानवर रहते थे उनका हैबिटेट खराब हो जाएगा, उनका घर चला जाएगा। Elephants, which are naturally suited for forest life, struggle to survive when their environment changes too quickly. To help animals move safely between forest regions, wildlife experts have identified and marked specific routes known as corridors। अब एलिफेंट्स का जब घर ही नहीं रहेगा तो उनको जीने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो बेस्ट सुटेबल किस चीज के है? फॉरेस्ट लाइफ के, इधर उधर घूमने के। उनको फॉरेस्ट में उनका खाना मिल जाए, वो इधर उधर घूम ले। लेकिन अगर आप उनका घर ले लोगे तो वो कहाँ रहेंगे? इसके लिए जो हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ रास्ते निकाले हैं कि एनिमल्स इस रास्ते से होकर के जाते हैं तो ना उनको नुकसान हो, ना ह्यूमन लाइफ को नुकसान हो। उन्होंने उस रास्ते को क्या नाम दिया है? कॉरिडोर्स। These corridors connect different parts of the forest, allowing animals like elephant to travel without entering human settlement and creating conflict। तो इन कॉरिडोर्स को क्या बोला गया है? ये वो रास्ता है जहां से एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स या दूसरे एनिमल्स इजीली आ जा सकते हैं विदाउट एंटरिंग इनटू ह्यूमन सेटलमेंट्स। वो हमारे सेटलमेंट्स के अंदर नहीं आएंगे, ना उनको नुकसान होगा ना हमको नुकसान होगा। दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स शोज हाउ क्लोजली ऑल पार्ट्स ऑफ नेचर आर लिंक्ड। इससे हमें पता चला कि हमारा नेचर कैसे इंटरलिंक्ड है। टू अंडरस्टैंड हाउ नेचर मेंटेन इट्स बैलेंस, ये समझने के लिए कि नेचर अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, इट इज एसेंशियल टू स्टडी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमें हमारे एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ना होगा। नाउ हाउ डू वी एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग को कैसे समझते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, वो जानेंगे। You learn that different habitats support various kinds of plants and animals। ये हमने जाना है कि हमारे अलग अलग हैबिटेट्स अलग अलग प्लांट लाइफ को, एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ए हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसाइड्स। हैबिटेट क्या होता है? जहां कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सके सुरक्षित तरीके से। इट कैन बी as small as the bark of a tree or as large as a forest। ये एक पेड़ की टहनी जितना भी हो सकता है और एक पूरे फॉरेस्ट जैसा भी हो सकता है। In every habitat, the plants and animals depends on and adjust to one another and their surrounding to survive। अब हर कोई अपने अपने हैबिटेट्स में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है और मिल करके सर्वाइव करते हैं। Let us explore to nearby habitats and observe both the living things and non-living things। अब आपको एक्सप्लोर करना है कि हैबिटेट में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जैसे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ रह करके कैसे काम करते हैं। लिविंग थिंग्स में क्या आएंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएंगे? एयर, वाटर एंड सॉइल।
नाउ देयर इज एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व टू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड आइडेंटिफाई द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ईच। आपको करना क्या है, चूज एनी टू नियर बाय हैबिटेट्स, आस पास के कोई भी दो आपने हैबिटेट चूज कर लेने हैं। वो पोन भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है, एग्रीकल्चर फील्ड भी हो सकता है, या फिर बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं जैसे बैंगन ट्री, मैंगो ट्री, पिलखन ट्री। Observe and list the living beings and non-living things in each habitat। आपको बस दोनों हैबिटेट में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व करना है, उनकी लिस्ट बना लेनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल लाइक वन बिलो। जैसे कि यहाँ पे दी गई है हैबिटेट क्या हो गया, पोन, लिविंग बींग्स क्या हो गए, उसमें फिश हो गई, फ्रॉग हो गया, नॉन लिविंग क्या आ गया, वाटर। इस तरीके से आपने अपनी टेबल कंप्लीट कर लेनी है। व्हाट डू यू थिंक द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द अबाउट टू हैबिटेट्स, इन दोनों हैबिटेट में आपको क्या कॉमन नजर आया? The answer to this question is that both habitats have living and non-living components. These are the common to all habitats. However, the kind of plants and animals are different and the non-living components also vary. कॉमन सिर्फ ये है कि सभी हैबिटेट्स में लिविंग थिंग्स भी होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी। हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स के कंपोनेंट्स चेंज हो सकते हैं, जैसे कहीं आपको वाटर मिल जाएगा, कहीं आपको एयर मिल जाएगी। हो सकता है लिविंग थिंग्स के कंपोनेंट्स बदल जाए, कहीं आपको सिर्फ प्लांट्स मिले, कहीं सिर्फ एनिमल्स मिले। दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न, बट द मेन कॉमन थिंग इज कि उनमें लिविंग और नॉन लिविंग इकट्ठे रह रहे होंगे। The living beings in a habitat are called biotic components and the non-living things are called abiotic component। किसी भी habitat में living प्राणी जो living things होते हैं उनको बोलते हैं biotic components और non-living को abiotic components। What is the reason that some organisms live in water and other on land? अब इसका क्या रीजन है कि कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन टू सर्वाइव। हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशन होती है सर्वाइव करने की। From this activity, you can understand that different habitats provide different kinds of living conditions। करना क्या है, एक्टिविटी 1 जो आपने ली थी, you listed fish as a biotic component of a pond। आपने pond के अंदर fish को एक biotic component बताया था। A pond supports fish by providing necessary living condition। अब pond क्या करता है, वो necessary condition provide करता है जिसमें fish survive कर सकती है, जैसे कि food, oxygen, shelter और grow करने के लिए space। Fish gets food from small plants and animals and oxygen from the water itself. Many other living beings are also a part of pond. Some of these are frogs, freshwater, turtles, snakes, dragonflies, mosquitoes, snails and ducks. Also plants like algae, diatoms, duckweeds, lotus are found in ponds. All these organisms interact with one another and with the non-living parts of the pond। अब देखो आपके पॉन्ड में लिविंग बीइंग्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग जानवर आपको मिलेंगे, जैसे कि हमने देखे मॉस्किटो हो सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई हो सकती है, टर्टल, स्नेक, स्नेल, डक्स हो सकते हैं, या फिर अलग अलग तरह के प्लांट्स जैसे कि एल्गी, डायटम्स, डकवीड्स, लोटस, ये सब मिलके आपके लिविंग कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स को बनाते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आपको वहां मिलेंगे। एवरी हैबिटेट हैज इट्स ओन मिक्स ऑफ लिविंग and physical conditions such as air, water, sunlight, temperature and soil. In fact, organisms that live in the same habitat may use the available resources in different ways। हालांकि ये भी हो सकता है कि सेम हैबिटेट में रहने वाले दो अलग अलग जीव सेम कंडीशंस को अलग अलग तरीके से यूज करते हो। फॉर इंस्टांस, अ फॉरेस्ट में बी वार्म ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट नाइट। अब जंगल दिन में गर्म और रात को ठंडा हो सकता है। अ स्नेक दैट हंट्स आफ्टर डार्क and a rodent activity during the day both live in the same forest। अब होगा क्या कि एक सांप जो अंधेरे में चलता है वो भी उसी जंगल में रहेगा, और जो एक दिन में एक्टिविटी करने वाला रोडेंट होगा वो भी उसी जंगल में रहेगा। बस वो उसको डे लाइट में यूज करेगा और स्नेक उसको नाइट टाइम में यूज करेगा। Both live in the same forest, yet they use it differently. Still they manage to live in balance within the same environment। दोनों अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, फिर भी दोनों बैलेंस में उसको यूज कर रहे हैं और एक साथ मिलकर के रह पा रहे हैं। This is how nature supports a wide variety of living beings, allowing them to coexist peacefully in the same habitat। इससे पता चलता है नेचर कैसे हर चीज को बैलेंस करके चलता है और अलग अलग चीजों को एक साथ रहना सिखाता है। Who all live together in nature? कौन कौन एक साथ मिलकर के नेचर में रहते हैं? In the previous activity you might observe fish in a pond। आपने प्रीवियस एक्टिविटी में क्या देखा? एक फिश थी पॉन्ड के अंदर। Did you notice just one fish? क्या आपने सिर्फ एक फिश देखी? Probably not. You would have noticed many fish of the same kind swimming together। आपने बहुत सारी एक ही तरह की फिशेस देखी होंगी जो एक साथ स्विमिंग कर रही थी। A group of the same kind of fish living in the same pond forms the population of that fish। तो बहुत सारी फिश जब एक ही जगह पे रहेंगी एक ही तरह की, तो वो पॉपुलेशन क्रिएट कर लेती है अपनी सेम स्पीसीज का। इन अ सिमिलर वे, उसी तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड पॉपुलेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ सिंगल हैबिटेट। हम अलग अलग प्लांट्स के और एनिमल्स की पॉपुलेशन भी निकाल सकते हैं जो सेम हैबिटेट में रहती है। नाउ देयर इज एन अनदर एक्टिविटी। करना क्या है,
to find out population of particular plants and animals counting how many are present in definite area at a given time। एक ही जगह पे एक ही समय में कितने प्लांट्स की पॉपुलेशन है, कितनी एनिमल्स की पॉपुलेशन है, ये आपने कैलकुलेट करनी है। आपने 5-6 बच्चों का ग्रुप बना लेना है, हर एक ग्रुप से आपने 2 ऑर्गेनिज्म चूज करवाने हैं, वो प्लांट और एनिमल कोई भी हो सकते हैं। आपने 1-1 मीटर के अपने स्कूल गार्डन में एरिया सिलेक्ट कर लेने हैं, आइडेंटिफाई 4 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन दैट एरिया, और उसी एरिया के अंदर आपने 4 अलग अलग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है और ये काउंट करना है कि वो कितने थे। उसके बाद आपने उनकी पॉपुलेशन को नोट डाउन करना है, तो आपको पता चलेगा कि एक ही जगह पे एक ही तरह की चीज की कितनी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे अवेलेबल होगी। नाउ व्हाट माइट हैपन इफ ओनली अ हैबिटेट had only one kind of living organism in it। क्या होता अगर सिर्फ एक जगह पे एक ही तरह की एक ही इंसान या स्पीसीज आपको देखने को मिलती। All of them would depend on the same resource of such food, water and space. This would lead to the competition and may cause a shortage of resources. What problem other do you think might occur? होता क्या कि सब सेम चीज पे सेम फूड पे डिपेंड करते, उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता और शॉर्टेज आ जाती चीजों की, या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती थी, जैसे कि from activity 1 and 2 you can see that many different groups of organisms live together in a single habitat. A community is made up of different population that share the same environment। तो ऐसी जगह पे जहां बहुत सारे लोग मिलकर के रहते हैं वहां पे एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है लोगों की पॉपुलेशन की वजह से। ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक कम्युनिटी बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर टू सर्वाइव। ये एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं और एक साथ मिलकर के सर्वाइव भी करते हैं। नाउ देयर इज एक्सरसाइज, आपको 2 बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल देने हैं, 2 एबायोटिक के, आप इजीली कर सकते हो। नाउ आपने फ्लावर्स तो बहुत सारे देखे होंगे, क्या आपने फ्लावर्स को क्लोजली देखा है, उसके हर एक पार्ट को देखा है? देखो फ्लावर में क्या क्या चीजें होती हैं, एक स्टोक होता है, उसमें सेपल्स होते हैं, उसमें पेटल्स होते हैं। सेपल्स क्या है? सेपल हमारे ग्रीन और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेटल्स हमारे ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के अंदर। इसमें 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, दैट इज स्टेमन जो कि मेल होता है एंड कार्पेल जो कि फीमेल होती है। स्टेमन हमारे येलो पाउडरी पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। These grains are carried from one flower to another by wind, water, insects and bats or birds। अब दूसरे एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स इन पोलन ग्रेन्स को दूसरे प्लांट तक ले जाने में हेल्प करते हैं ताकि वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को हम क्या प्रोसेस बोलते हैं? पॉलिनेशन। एंड इट हेल्प्स प्लांट टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। और इस पॉलिनेशन से क्या होता है? प्लांट फ्रूट्स को या सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। Now does every organism in a community matter? क्या हर एक कम्युनिटी में हर एक ऑर्गेनिज्म मैटर करता है? Research studies 2 ponds to see how fish might affect seeds production in nearby plants। रिसर्चर्स ने क्या किया, 2 पॉन्ड्स के ऊपर स्टडी करी और ये देखा कि फिश कैसे अफेक्ट करती है वहां की प्लांट ग्रोथ को। पॉन्ड ए था जिसमें बहुत सारी फिशेस थी और पॉन्ड बी था जिसमें फिशेस नहीं थी, लेकिन देखा गया कि पॉन्ड ए में फिशेस के होने के बावजूद बहुत सारे फ्लावरी प्लांट्स मौजूद हैं और पॉन्ड बी में फिशेस नहीं है तो फ्लावरी प्लांट भी नहीं है। ऐसा किस वजह से हुआ? देखो जो हमारी फिश है वो डिपेंड करती है हमारी ड्रैगन फ्लाई के लार्वा पे, वो उसको ईट करती है, फीड करती है। अब ड्रैगन फ्लाई क्या करती है? बहुत सारे पॉलिनेटर्स को खा जाती है, क्योंकि वो पॉलिनेटर्स को खाएगी तो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर नहीं होंगे, तो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर नहीं होंगे तो वहां से पॉलिनेशन नहीं होगा और नए प्लांट्स नहीं बनेंगे, फ्रूट्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर पॉलिनेटर्स बच जाए और सिर्फ ड्रैगन फ्लाई खत्म हो जाए तो आपके फ्लावर्स प्लांट्स हो सकते हैं। तो फिश क्या करती है? लार्वा ड्रैगन फ्लाई को खा लेती है और पॉलिनेटर्स अपना पॉलिनेशन का काम करते हैं, वो भी सर्वाइव करते हैं और वहां पे बहुत सारे फ्लावरी प्लांट्स भी हो जाते हैं। यही रीजन है कि आपके पॉन्ड ए में फ्लावरी प्लांट्स ज्यादा थे और पॉन्ड बी में कम थे। दिस स्टडी शोज हाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर ऑल कनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर इन एन इकोसिस्टम। ये स्टडी हमें बताती है कि कैसे हमारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इकोसिस्टम में। What do you think could happen if human overfish these ponds? अगर ह्यूमंस यहाँ होते फिशेस की जगह तो क्या होता? Overfishing could drastically reduce the fish population, allowing the number of dragonflies to rise। अब अगर ह्यूमंस वहां से फिशेस को निकाल ले फिशिंग करके तो ड्रैगनफ्लाइज बढ़ जाएंगी, ड्रैगनफ्लाइज बढ़ जाएंगी तो वो सारे पॉलिनेटर्स को ईट अप कर लेंगी और जब वो खा लेंगी तो वहां पे पेड़ नहीं होंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक एक इंसान, एक एक ऑर्गेनिज्म मैटर करता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के उनके सराउंडिंग के साथ किस तरह के इंटरेक्शन होते हैं। हमने जाना हमारे पास 2 तरह के कंपोनेंट्स है, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक।
और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ग्रो करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इंटरेक्ट विद वन अनदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। दीज इंक्लूड गेटिंग फूड, ब्रीदिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। वो कैसे करते हैं? वो फूड को लेके आना, शेयरिंग करना, साथ ही ब्रीदिंग में, रिप्रोडक्शन में। सो बोथ काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन एन हैबिटेट। तो एक हैबिटेट में सर्वाइवल के लिए लिविंग और लिविंग का इंटरेक्शन और लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन दोनों ही बहुत जरूरी है। नाउ यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो द फर्स्ट वन इज कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? दैट इज डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर। हैबिटेट, a place where organisms live. Abiotic, non-living parts like air, water and sunlight. Population, same kind of organism living together. And biotic, all living things like plant, animals and microbes. अब इकोसिस्टम क्या है? एक इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग एलिमेंट्स सब एक साथ मिलकर के रहेंगे और इंटरैक्ट करेंगे। Organisms rely on non-living components for food, shelter and protection. In every ecosystem, communities of living organisms interact closely with non-living factors. अब जब वो मिलकर के रह रहे हैं तो वे एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं और एक दूसरे पर रिलाय भी करते हैं। Now, दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, मेनली एक्वेटिक जिसमें आपकी वाटर बॉडीज आ जाएंगी जैसे कि पॉन्ड, रिवर या फिर लेक्स, और दूसरा टेरेस्ट्रियल जिसमें आपके फॉरेस्ट, फार्म्स, ग्रासलैंड्स ये सब आ जाएंगे। इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये डायग्राम आप देखो, ये डायग्राम आपको बता रहा है कि कैसे दोनों इकोसिस्टम एक साथ इंटरकनेक्टेड है। यानी आपकी वाटर बॉडीज आपके ग्रासलैंड्स को कवर कर रही है, माउंटेन से, फॉरेस्ट से हमारी रिवर्स जब फ्लो करके आती है तो दोनों इकोसिस्टम मर्ज हो जाते हैं। एवरी इकोसिस्टम स्टे बैलेंस ओनली व्हेन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सपोर्ट वन अनदर। जब दोनों तरह के कंपोनेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे सर्वाइव करने में तो इकोसिस्टम बैलेंस में रहेगा। हाउ कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। कंपोनेंट्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है? देखो, प्लांट्स को क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सॉइल न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो अपना खाना बना सके। अब सॉइल का क्या काम है? वो प्लांट ग्रोथ में मिनरल्स को देता है, वो न्यूट्रिएंट्स देता है और उसकी प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब एयर के अंदर ऑक्सीजन है जो सारे ही प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रीदिंग के लिए चाहिए। पानी सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमें पता चला कि बायोटिक कंपोनेंट डिपेंड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट पे, बट द रिलेशन गोज बोथ वे। लेकिन सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक पे डिपेंड करते हैं, एबायोटिक भी डिपेंड करते हैं बायोटिक पे। कैसे? जैसे कि प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? जब वो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वो CO2 एक्सहेल कर रहे हैं। अब CO2 को इनहेल कौन कर रहे हैं? प्लांट, क्योंकि उन्हें CO2 की जरूरत है और वो ऑक्सीजन एक्सहेल करेंगे। रूट्स जो प्लांट की है वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं ताकि वो इरोजन से अपने आप को बचा सके और अपने आप को प्रिवेंट कर सके, अपने आप को बचा सके और एक साथ वहां पे रह सके। Plants help retain moisture in the soil and keep the air cool. और वो मॉइस्चर को बचा के रखने में भी हेल्प करते हैं और मिट्टी को ठंडा रखते हैं और हवा को ठंडा रखते हैं। नाउ प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या यूज करके? सनलाइट यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके, पानी यूज करके। इसलिए वो खाना खुद बना लेते हैं तो उनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, जिसका मतलब ऑटोट्रॉप होता है। वहीं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं उनको कंज्यूमर बोलते हैं और या फिर हेट्रोट्रॉप भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब ऑटो सेल्फ ट्रॉप फूड, जो अपना खाना खुद बना सके। हेट्रो अदर एंड ट्रॉप दैट इज फूड, यानी जो दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट हो। यहाँ एक एक्टिविटी आपने करनी है जिसमें आप फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को क्लासिफाई करोगे। कुछ ऑर्गेनिज्म के नेम लिखने थे, आपको बताना था कि क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। देन वो किस तरह के प्लांट्स पे डिपेंडेंट है वो आपने बताना है, वो किस तरह के एनिमल्स पे डिपेंडेंट है वो बताना है, या फिर वो दोनों पे फीड करते हैं वो भी आपने यहाँ पे बोल देना है। नाउ कंज्यूमर्स तीन तरह के होते हैं जो हमने अभी जाना, दैट इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस सिर्फ वो होंगे जो सिर्फ आपके प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करेंगे, यानी प्लांट्स पे, वो घास फूस के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। कार्निवोरस वो होंगे जो सिर्फ मीट पे या फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, वो घास फूस नहीं खाते। और ओमनिवोरस जो दोनों तरह का फूड कंज्यूम कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे आपको इकोसिस्टम की एक पिक्चर दी गई है, इसमें आपको समझना है इंडिविजुअल होता है सिर्फ एक तरह का इंसान, पॉपुलेशन होती है सेम टाइप के इंडिविजुअल्स जब एक जगह रहेंगे तो हम उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। कम्युनिटी होती है जब अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ मिलकर के रहती है, और इकोसिस्टम होता है जब लिविंग और नॉन लिविंग कम्युनिटी एक साथ रहती है। इस डायग्राम में आपको सारी चीजें एक साथ नजर आएंगी। नाउ
Who eats whom? कौन किसको खाता है? देखो जो भी जिसको खाएगा वो एक चेन फॉर्म करेगा। ग्रास को ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर को किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, तो ऐसे एक फूड चेन बन जाती है Who eats whom में। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एक्टिविटी करनी है, आपने ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले लेना है जिसमें आपको कुछ ये एग्जाम्पल्स नजर आ जाएंगे, मतलब ये ऑर्गेनिज्म वहां आपको इजिली मिल जाएंगे। तो आपके पास एक फूड चेन है। सन की वजह से ग्रास उगेगी, दैट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर आएगा जो कि हमारा ग्रासहोपर हो गया। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा, ग्रासहोपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग के बाद हमारा टर्शरी कंज्यूमर आएगा जिसको स्नेक खा लेगा। स्नेक को कौन खाएगा? हॉक खाएगा जो कि हमारा कंज्यूमर है। देन हॉक को कौन खाएगा? जब वो डेड एंड डीके में हो जाएगा तो उसको हमारे डिकम्पोजर्स खा लेंगे। एंड दैट्स हाउ अ कंप्लीट फूड चेन लुक्स लाइक। और जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में मिक्स होती है तो वो हमारा फूड वेब बनाती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, रिप्रोड्यूस, परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज एंड इवेंचुअली डाई। और लास्ट में वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस दे आल्सो प्रोड्यूस वेस्ट। अब अपनी लाइफ प्रोसेस के टाइम पे वो वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, सच एज वो डेड बॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, वो लेफ्ट ओवर फूड छोड़ देंगे या फिर दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब इस वेस्ट पे कौन जिंदा रहता है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? खाने पे फीड करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करते हैं जो कि हमारे सोइल में जाके मिलता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है और ये हमारी रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट प्रोसेस होती है। नाउ देयर आर ट्रू फॉल्स जो आपको बताने हैं। इन अ पिरामिड ऑफ नंबर्स प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज एट द टॉप लेवल। अगर आप नंबर्स का पिरामिड बनाओ तो क्या प्रोड्यूसर सबसे ऊपर होंगे? सबसे ऊपर आपके डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। दिस इज फॉल्स। A food chain shows multiple organisms feeding on each other in a web-like structure. That is food web. It is also false. One organism can be a part of multiple food chain in a food web. True. Grass, hair, fox is an example of food chain. True. Decomposers help recycle nutrients by breaking down. True. Done. Now moving ahead, we have what happens to the waste in nature. नेचर में जो वेस्ट है उसके साथ क्या होता है? You may have noticed small umbrella-shaped mushrooms growing on dead trees or plants during the rainy season. These mushrooms are a type of fungus which grow on dead matter. आपने बहुत से dead matters पे, plants पे छोटे छोटे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, उनको मशरूम बोलते हैं। वो ऐसी जगह ही ग्रो करते हैं और वो एक तरह का फंगस होते हैं। Fungi and bacteria are example of microorganisms that break down dead plants and animals into simpler substances. फंगी और बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिकम्पोजिशन। इट हेल्प्स रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल विच प्लांट्स यूज टू ग्रो। अब वो जो टूट जाते हैं न्यूट्रिएंट्स वो मिट्टी में वापस आ जाते हैं और वहां से आपकी नई चीजें ग्रो होती हैं। यू माइट ऑल्सो सी स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक बीटल्स एंड फ्लाइज ऑन द एनिमल्स ड्रॉपिंग सच एज एलिफेंट डंग। अब बीटल्स होती हैं, फ्लाइज होती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एनिमल ड्रॉपिंग करते हैं, जैसे कि एलिफेंट डंग वो ड्रॉप कर देंगे। These insects help break down waste and return nutrients back to the environment. वो भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और हमारे एनवायरमेंट में वापस से न्यूट्रिएंट्स को फिल करते हैं। Organisms that carry out decompositions are called decomposers and saprotrophs. जो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं उनको डिकम्पोजर्स या फिर सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सैप्रो मींस रोटन एंड ट्रॉप्स मींस फूड, यानी जो रोटन खाने पे डिपेंड करे। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में नेचर में वापस। थैंक्स टू डिकम्पोजर्स नथिंग इन नेचर इज वेस्टेड। इसी वजह से हमारे नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सारी चीजें रीयूज हो जाती हैं अलग तरीके से जो लाइफ को सपोर्ट करती है। इंडिया इज अ कंट्री विद वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट एंड हैबिटेट्स। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। दे माइग्रेट टू अवॉइड एक्सट्रीम वेदर्स एंड टू फाइंड फूड। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहां अलग अलग तरह की आपको वैरायटी नजर आ जाएगी। यहाँ बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं हजारों किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके, ताकि वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को एस्केप कर सके और अपना खाना ढूंढ सके। These birds not only add beauty to the places they visit but also play an important role in ecosystem. ये सिर्फ ब्यूटी ऐड नहीं करती है जिन प्लेसेस पे जाती हैं, ये वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है इकोसिस्टम के अंदर। They help with pollination and seed dispersal. वो अपने साथ पोलन ग्रेन्स लेके आती हैं तो पॉलिनेशन में हेल्प होती है। अलग अलग तरह की वैरायटी अलग अलग जगह पे ग्रो करेंगी। माइग्रेटरी बर्ड्स फार्मर्स में हेल्प करती है। दे फीड ऑन इंसेक्ट पेस्ट एंड रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड सपोर्टिंग हेल्दी ग्रो। वो क्या करती है? पेस्ट को खा लेंगी या फिर जो अनवांटेड इंसेक्ट्स हैं उनको खा लेंगी, तो फार्मर्स को ज्यादा पेस्टिसाइड्स क्रॉप्स में नहीं डालने पड़ते और उनकी क्रॉप जो है बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो करती है। एक एग्जाम्पल देखिए, डिमोइसल क्रेन जो है वो विजिट करती है हमारी वाटर बॉडीज को
किंचन वैली में, जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी सर्दियों के टाइम पे। डू यू नो विच बर्ड विजिट योर एरिया ओनली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स? क्या आपको पता है विंटर मंथ्स में आपके यहाँ कौन सी बर्ड्स आती हैं? नहीं पता है तो रिसर्च कीजिएगा। Here's an idea, यहाँ पे एक आइडिया है, देखो। ट्राई टू कलेक्ट पोस्टल स्टैम्प्स और कवर्स रिलीज बाय द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट्स फीचरिंग माइग्रेटरी बर्ड्स। वो पोस्टल डिपार्टमेंट जो माइग्रेटरी बर्ड्स को फीचर करते हैं, वहां से आपने पोस्टल स्टैम्प्स ले लेनी है या कवर्स लेने हैं। लर्न अबाउट द प्लेसेस दीज बर्ड्स कम फ्रॉम, ये जानो कि वो कहाँ से आई हैं, एंड व्हाई दे ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्यों आ रही हैं। क्रिएट ए डिस्प्ले इन योर साइंस लैब, अपने साइंस लैब में इसका डिस्प्ले कीजिए, स्कूल लाइब्रेरी में कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल सके। हाउ डज वन चेंज लीड टू अनदर, एक चेंज दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। टेक अ लुक एट द फिगर गिवन अलोंग साइड, आपको देखो कुछ पिक्चर्स दी गई हैं यहाँ पे। अब इनमें स्मॉल चेंज भी होगा तो वो एनवायरनमेंट में कैसे दूसरे चेंजेस को अफेक्ट करेगा, जैसे कि चेन रिएक्शन। अब आपने समझना है, सपोज अ पोन बिकम पॉल्यूटेड, आप मान के चलो आपका एक पोन जो है वो पॉल्यूटेड हो चुका है, उसमें पोल्यूशन ज्यादा हो चुका है। बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन मेनी प्लांट्स इन द पोन डाई, अब पोल्यूशन ज्यादा है तो बहुत सारे प्लांट्स मर जाएंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो आपने एक पोन लिया, वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, उसमें पोल्यूशन ज्यादा है, तो वहां के प्लांट्स जो है वो मर जाएंगे, सूख जाएंगे। जब प्लांट्स कम होंगे तो वहां ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा पानी में। अब ऑक्सीजन लेवल कम है तो वहां से क्या होगा इफेक्शन वहां पे, कि फिश मरनी शुरू हो जाएगी, अब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जब फिश नहीं होगी तो वहां पे इंसेक्ट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि फिश उनको खा जाती थी। अब इंसेक्ट्स ज्यादा होंगे तो वो आसपास के फार्म्स तक जाएंगे, और आसपास के फार्म्स तक जाएंगे तो वो क्रॉप्स को खराब करेंगे। अब क्रॉप्स को बचाने के लिए हमारे फार्मर्स पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करेंगे, और उससे इवेंचुअली हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म होगा। नाउ अब आपको एक एक्टिविटी बताई गई है, यहाँ पे समझाया गया है टू नो अबाउट इंडियन बल फ्रॉग। अब इंडियन के बल फ्रॉग के बारे में जानना है। 1980s में क्या था, इंडिया बहुत ज्यादा हमारे फ्रॉग लेग्स एक्सपोर्ट करती थी। अब फ्रॉग क्या है, वो नेचुरल इंसेक्ट ईटर्स है। जब वो इंसेक्ट को खा लेगा तो वहां पे इंसेक्ट की मात्रा कम होगी, लेकिन जब आप बल्क लेवल पे फ्रॉग को एक्सपोर्ट कर दोगे तो हमारे यहाँ फ्रॉग की मात्रा तो कम हो जाएगी, इंसेक्ट्स बढ़ने लगेंगे। अब इंसेक्ट्स बढ़ने लगेंगे तो हमारे यहाँ उनको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड ज्यादा यूज किया जाएगा, जो कि एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म कर रहा था। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि फ्रॉग का एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया, बैन किया कुछ टाइम के लिए। An ecosystem stays healthy when all the organisms and their surroundings are in balance. कोई भी इकोसिस्टम जब हेल्दी रहता है जब उसमें रहने वाले लोग, उसके सराउंडिंग बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में चल रही हो। बट दिस बैलेंस इज नॉट परमानेंट, इट कैन इजीली डिस्टर्बेड बाय नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज। लेकिन ये बैलेंस हमेशा बना रहेगा ये जरूरी नहीं है, इसको कभी भी डिस्टर्ब किया जा सकता है, या तो किसी नेचुरल इवेंट से या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज से। Now, how do interaction help keep ecosystem in balance? अब इंटरेक्शन हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस कैसे रखता है। देखो, सिर्फ खा लेना या खुद किसी के द्वारा खाए जाना हमारे ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं, उनके बीच में दूसरी एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए। अब सेम रिसोर्सेज के लिए बहुत सारी स्पीसीज कॉम्पीट करती हैं, जैसे कि फूड के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए। अब इनके बीच में कंपटीशन होगा तो ये अपने पॉपुलेशन के साइज को कंट्रोल करेंगी, वरना एक ही तरह की स्पीसीज तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे अगर इनको कंपटीशन ही नहीं है। तो ये बहुत सारे तरीके से कनेक्टेड है। अब हमें तीन मेन तरीके देखने हैं। सबसे पहले आएगा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, ये विन विन सिचुएशन होती है, इसमें ना ही एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा होता है ना ही दूसरे को, दोनों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बीज और फ्लावर्स का एग्जाम्पल लो। बी क्या करती है, फ्लावर से फूड के तौर पे नेक्टर को ले लेती है, बट पोलन ग्रेन्स ला के दे देती है, तो पॉलिनेशन में हेल्प हो जाती है। तो दोनों ही केस में दोनों को फायदा हो रहा है, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। अब फ्लावर्स गेट पॉलिनेटेड। नाउ कॉलन, अब क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल रही है प्रेडेटर्स से, क्योंकि वो एनिमोन्स के बीच में रह रही है, उनके टेंटिकल्स के बीच में रह रही है, और एनिमोन को क्या हो रहा है, वहां से फूड स्क्रैप मिल रहा है। अब आंट और एकासिया ट्री को देख लो। आंट प्रोटेक्ट्स द ट्री फ्रॉम हर्बीवोर्स, वो हर्बीवोर्स से पेड़ को बचा रही है, व्हाइल द ट्री प्रोवाइड्स शेल्टर एंड फूड फॉर द आंट। अब पेड़ क्या कर रहा है, वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, खाना दे रहा है हमारी आंट को। नाउ कॉमेंसलिज्म, अब ये कैसी सिचुएशन है, ये विन और न्यूट्रल रिलेशनशिप है, यानी एक को फायदा होगा बट दूसरे को ना नुकसान हो रहा है ना ही फायदा हो रहा है। जैसे कि ऑर्किड का पेड़ है, अब ऑर्किड का पेड़ ना पेड़ के सहारा लेके ग्रो करता है, अब वो क्या कर रहा है, वो अपने लिए सपोर्ट ले रहा है, बट उसमें हमारे पेड़ को तो नुकसान नहीं हो रहा। जैसे रमोरा फिश और शार्क है, अब रमोरा फिश शार्क से अटैच हो जाती है, वो क्या करती है, वो लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स को खा लेती है, बट शार्क को कोई नुकसान नहीं हो रहा। बर्ड्स नेस्टिंग इन अ ट्रीज, अब वो बर्ड्स अपने पेड़ में नेस्ट बना लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं, वहां पे जाके रहते हैं, उससे बर्ड को तो शेल्टर मिल रही है पर पेड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा।
हमारी तीसरी जो प्रैक्टिस है दैट इज पैरासिटिज्म। अब इसमें क्या होता है, विन लॉस रिलेशनशिप है, इसमें एक को तो बहुत फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। जैसे कि टिक्स और लीज जो होती है वो डॉग्स के ऊपर चिपक जाती है, वो क्या करती है, वो फीड करती है पैरासाइट्स की तरह डॉग्स के ब्लड पे। अब उससे डॉग्स के अंदर बीमारियां भी आ सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है। कसकट का देख लीजिए आप एग्जांपल, जो कसकट हमारी अम्रबेल होती है वो किसी एक पेड़ का सहारा लेके ग्रो करती है। अब वो क्या करती है, उस पेड़ के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेती है, ले लेती है वहां से, और उस तरीके से वो हमारा पेड़ सूख जाता है। टेप वॉर्म्स है, ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर रहते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और इस वजह से कई बार ह्यूमंस या फिर ऑर्गेनिज्म बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 तरह के ये मेथड थे जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं। वो एक दूसरे को फायदा भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, बट फिर भी स्टिल हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है। नाउ यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Which type of interaction benefits both organism? कौन सा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं? That is mutualism. What is the relationship called when one organism benefit and other is unaffected? जब दूसरा unaffected है और एक को फायदा हो रहा है, that is commensalism. Which interaction involves one organism benefiting while other harming? Parasilism. Done. Now moving ahead. What are the benefits of an ecosystem? एक इकोसिस्टम से बेनिफिट्स क्या है? देखो इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। तो ह्यूमन लाइफ को तो बहुत बेनिफिट्स है, जैसे फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, क्लीन एयर, फूड फाइबर, मेडिसिन, फर्टाइल सॉइल, वुड एंड टिम्बर, ये सारी चीजें मिलती हैं। वहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम से हमें पानी मिलता है, फिश और दूसरे तरह के फूड रिसोर्सेज मिलते हैं। इकोसिस्टम हमारे लिए नेचुरल ब्यूटी भी लेके आता है, साथ ही ऐसे प्लेस प्रोवाइड करता है जहां हम रिलैक्स कर सके और नेचर को देख सके। लेकिन इससे हमें पता चला कि हमारे ह्यूमन लाइफ और नेचर कितने इंटरकनेक्टेड है। वहीं हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी है जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, उसके लिए खतरे की सिंबल बनी हुई है। अब हम पढ़ेंगे सुंदरबन के बारे में। सुंदरबन हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है, जहां पे हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर आके मिलती है, और ये है कहां पे, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये बहुत सारे यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स का घर है, लेकिन उसमें से कुछ स्पीसीज एंडेंजर्ड है, यानी खत्म होने की कगार पे है। सुंदरबन कैसे हेल्प करता है, जब स्टॉर्म्स या फ्लड आते हैं तो वो विंड की स्पीड को रोक देता है, साथ ही वो हमारी एयर को क्लीन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इकोसिस्टम में हमारे बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खतरे हैं, जैसे कि मैनग्रोव ट्रीज जो है वो कट किए जा रहे हैं फायरवुड के लिए या फिर फार्मिंग के लिए, साथ ही इलीगल हंटिंग होती है, हमारे वाइल्ड लाइफ का ओवर यूज किया जा रहा है, पॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्री वेस्ट की वजह से हमारे पानी गंदा हो रहा है, हैबिटेट्स को नुकसान हो रहा है। अदर इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर्स, वेटलैंड, ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड्स, कोस्टल एरियाज, ये भी रिस्क पे है। और इनके खतरे क्या है, ये किस वजह से है, डिफोरेस्टेशन की वजह से, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, स्प्रेड जो होता है हार्मफुल स्पीसीज का उसकी वजह से, अनसस्टेनेबल लैंड यूज। नाउ हाउ कैन वी स्टॉप हार्मिंग फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वेटलैंड्स? हम किस तरीके से इनको हार्म करने से रोक सकते हैं? व्हाट कैन यू एंड योर कम्युनिटी डू? हम और हमारी कम्युनिटी क्या कर सकते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए? अगर हम छोटे छोटे एक्शंस भी लेना, जस्ट लाइक आप ट्रीज को प्लांट करना शुरू कर दो, आप प्लास्टिक्स को कम यूज करो, आप पानी को बचाओ, जॉइन क्लीनिंग अप ड्राइव्स कैन हेल्प प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड कीप द अर्थ हेल्दी। हमारा इकोसिस्टम भी बचेगा और हमारी अर्थ भी हेल्दी रहेगी। हमारी इंडिया के पास बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर्स है, हमारी कम्युनिटी कंजर्व एरियाज है, ये सब हमारी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ हमारे कौन से फेमस प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये टाइगर्स के लिए फेमस है। आसाम में मनस नेशनल पार्क, ये बहुत सारे वन हॉर्न डायनासोर्स को घर बन देता है। वहीं वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किस लिए है, ये रिच फॉरेस्ट लाइफ के लिए एक घर की तरह काम करता है। उड़ीसा में चिलिका लेक है, फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इरावेडी डॉल्फिन्स। अब हमारे अरुणाचल प्रदेश में एग्लेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ग्रेट फॉर बर्ड वॉचिंग। देन लेह में हेमिस नेशनल पार्क है, होम टू द एल्यूसिव स्नो लेपर्ड्स। देन मणिपुर में हमारा कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, दैट इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। वहीं गुजरात में पिरोतन आइलैंड मरीन नेशनल पार्क है, दैट प्रोटेक्ट्स कोरल रीफ्स एंड मैराइन लाइफ। बहुत सारे जगहें हमारे पास है जो हमारे नेचर को, इकोसिस्टम को सपोर्ट करती हैं। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, अब हमारे पास ह्यूमन मेड इकोसिस्टम भी है, जैसे कि
फार्म्स और क्रॉप फील्ड्स बनाए गए थे खाना ग्रो करने के लिए, पार्क्स और गार्डन्स बनाए गए थे ताकि हम रिक्रिएशन कुछ कर सके, ग्रीनरी लगा सके। When designed thoughtfully, अगर आप चीजों को thoughtfully डिजाइन करो तो आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ना बहुत सी चीजों में हेल्प करेंगे, जैसे कि हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन, सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ दैट इज बायोडाइवर्सिटी, प्रोवाइड ग्रीन स्पेस फॉर पीपल टू रिलैक्स एंड प्ले, वो लोगों को रिलैक्स करने के लिए जगह देंगे। हाउएवर अनलाइक नेचुरल इकोसिस्टम, ह्यूमन मेड वंस नीड्स रेगुलर केयर एंड मेंटेन। देखो नेचुरल जो इकोसिस्टम होते हैं उनमें रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, बट मैन मेड में होती है। दे रिलाई ऑन पीपल टू प्रोवाइड वाटर, रिमूव वेस्ट एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स एनिमल्स फ्रॉम डिजीजेस एंड पेस्ट। उनकी सफाई भी रेगुलर करनी है, उनमें वाटर सप्लाई भी प्रॉपर होनी चाहिए, तो इन चीजों के लिए मेंटेनेंस लगती है जो कि टाइमली हो जानी चाहिए। Now, how do healthy ecosystem help our farm? Healthy ecosystem हमारे फार्म में कैसे हेल्प करते हैं? Farming is one of the most important livelihood in India, supporting millions of families. However, as the pollution grew, the pressure to produce more food also increased. Farming एक बहुत बड़ा हमारे livelihood का जरिया है। इंडिया के अंदर बहुत सारी फैमिलीज फार्मिंग पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है, अब उनके लिए खाना चाहिए तो फूड प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। During 1950s and 60s, India faced a serious food shortage. To solve this, scientists and farmers introduced modern farming methods that use. अब 1950s और 60s में ना इंडिया में बहुत भारी मात्रा में फूड शॉर्टेज हुई थी, तो ऐसी प्रॉब्लम आगे ना हो और उस टाइम भी उसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड्स बताए जिससे आप मॉडर्न तरीके से फार्मिंग कर सकते हो, जैसे कि ट्रैक्टर्स और मशीन को यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स यूज करो ताकि पेस्ट मर जाए। This period of rapid growth in food production is called green revolution. और जब हमारी फूड प्रोडक्शन बहुत बढ़ी और हमने इसमें ग्रो किया तो उस पीरियड को हमने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन। While the green revolution helped India become more food secure, the overuse of synthetic chemicals and machines has caused many problems over time. अब यहाँ पे खाना तो बहुत ज्यादा आपने ग्रो कर लिया, बट वहीं पे आपके ओवर यूज ने, केमिकल्स के और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के यूज ने दूसरी प्रॉब्लम साथ ही साथ पैदा कर दी, जैसे कि फर्टिलिटी खराब होने लगी सॉइल की, डिक्रीज नंबर्स ऑफ हेल्पफुल सॉइल ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म्स मरने लगे, वाटर पोल्यूशन बढ़ गया केमिकल रन ऑफ की वजह से, बायोडाइवर्सिटी घटने लगी, पॉलिनेटर्स लाइक बीज बीइंग हार्म्ड, pests become resistant to the pesticides. Many scientists argue that growing only one type of crop and relying heavily on synthetic chemicals is not sustainable for the future. एक ही तरह की फसल उगाना और बहुत सारा केमिकल्स यूज करना हमारे फ्यूचर के लिए बहुत खतरे की बात है, ये साइंटिस्ट ने बताया। These practices not only harm the soil and environment but also affect human health. और ये सिर्फ हमारे एनवायरमेंट और सॉइल के लिए खराब नहीं है, ये ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। In healthy ecosystem, natural predators help control pest population. एक healthy ecosystem में जो natural predators होते हैं वही pest को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। But when pesticides are overused, but जब pesticides आप overuse करोगे तो predators मर जाएंगे, पेस्ट बढ़ जाएंगे, फार्मर्स एंड अप नीडिंग इवन मोर पेस्टिसाइड्स, और फार्मर्स को और ज्यादा पेस्टिसाइड्स चाहिए होगी। ऑल्सो प्लोइंग द लैंड टू ऑफन एंड यूजिंग टू मच इरिगेशन डिस्टर्ब्स हेल्पफुल सॉइल ऑर्गेनिज्म एंड कॉज इरोजन। अब बार बार प्लोइंग करोगे, आप बार बार उसमें मिट्टी में छेड़छाड़ करोगे तो सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो सकता है। हेल्दी फार्म नीड हेल्दी सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। देयर इज एन एक्टिविटी टू सर्वे अ फार्म, आपको एक फार्म का सर्वे करना है। ट्राई विजिटिंग अ नियर बाय फार्म और टेकिंग टू फार्मर्स इन योर एरिया। अब आपको एक आसपास के या तो फार्म में चले जाओ या किसी फार्मर से बात कर लो। हाउ हैज योर फार्मिंग चेंज ओवर दीज ईयर, आप उससे ये क्वेश्चंस पुट अप करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक फार्म के बारे में आप क्या क्या चीजें जान सकते हो। नाउ सम फार्मर्स आर नाउ टर्निंग टू ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। अब कुछ फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ चुके हैं, नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। दीज मेथड्स अवॉइड सिंथेटिक केमिकल्स, इनमें सिंथेटिक केमिकल्स यूज नहीं किए जाते। दे यूज neutral composite instead of chemical fertilizers, encourage crop rotations and intercropping, protect helpful insects and soil organisms, help preserve water and prevent pollution. These methods help protect the environment, keep our food healthy and ensure future generations have safe farmland. Now here is about your scientist, that is Sir Jawahar Thomas John Singh was renowned Indian wildlife biologist who made important contribution to our understanding of forest ecosystem by observing them from the perspective of animals. इन्होंने क्या किया था, वाइल्ड लाइफ के बारे में चीजें समझी थी और हमें बताया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से कि उनके लिए क्या चीजें की जानी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। नाउ there are some words with their proper definition जो आपने throughout the lesson जाने, जैसे कि habitat, biotic components, abiotic components, ecosystem, food chain, food web, decomposers, mutualism, communalism, parasitism,
producers, consumers. You have to go through them thoroughly and same to the points to reflect because it is the gist of the chapter summary. Now exercise time. You have to answer the question, so recall the lesson what you have learned just right now. In a food web, who is always at the first topic level? Food web में first topic level में क्या होते हैं हमारे? Producer. What do we call all the living and non-living things in a habitat? That is, जो living things और non-living things है एक habitat में, उसको क्या बोला जाएगा? What happens if decomposers are removed from an ecosystem? अगर आप एक ecosystem से decomposers को remove कर दो तो क्या होगा? क्या खाना ज्यादा प्रोड्यूस होगा? हर्बीवोर्स बढ़ेंगे, डेड मैटर accumulates, sunlight is increased. Of course, dead matters accumulate. Which of the following is an example of a biotic component? एक biotic component का example है tree, because it is a living thing. Now, which of these shows a mutualism interaction? यानी win-win situation किसकी है? That is bee and flower. Now, moving ahead, we have another set of exercise, that is fill in the blanks and true false. So the first one is a dash is a place where an organism live, that is a habitat. Organisms that make their own food are called autotrophs. Then the process by which fungi break down dead matter is called decomposing. The fourth one is a dash shows how energy flows from one organism to another, that is a food chain. In an ecosystem, different organisms interact with both dash and dash components, that is biotic. Now true false. A food web includes only food chain. A food web includes only one food chain. False. Decomposers help recycle nutrients in nature. True. Sunlight and air are example of biotic components. False. Overfishing can disturb the balance of an ecosystem. True. Herbivores eat both plants and animals. False. Done. Now moving ahead, we have short question answers and the long one. Okay, what is the community in an ecosystem? Ecosystem में community क्या होती है? एक example देना है decomposers का, ये बताना है herbivores क्या खाते हैं, then which organism start most food chain, और कौन सा organism सबसे ज़्यादा food chain शुरू करता है? Of course the producer ones. Pollination क्या है? Then आपको मेन डिफरेंस बताना है प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में और डीकम्पोजर में. फिर आपको बताना है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं इकोसिस्टम में. आपने एग्जांपल के साथ समझाना है म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म. Explain how a small change in the environment can affect the entire ecosystem using the pond example from the chapter. आपको pond का एग्जाम्पल लेके ये बताना है कि एक छोटे से चेंज की वजह से आपके पूरे इकोसिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. Then describe the importance of sustainable farming. आपको sustainable farming की इंपॉर्टेंस बतानी है और ये बताना है how traditional knowledge like वृक्षायुर्वेद supports it, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इसको कैसे सपोर्ट करती है. And with this, we have completed the chapter. Thanks for watching. Stay tuned for the next video.